साथियों नमस्कार। मैं विवेक शर्मा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से और गुरुदया जैविक फार्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग इसका थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, जो थंबनेल में है वही चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि जो साथी हमारे नए बिल्कुल बहुत इसी साल से जैविक खेती में जुड़े हैं या बिल्कुल अभी मन बना रहे हैं और जैविक खेती की तरफ आना चाहते हैं, अभी तक वो केमिकल फार्मिंग में थे या फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे अहम बात मैं आपके सामने एक शेयर करना ये चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा पहले वीडियो से कुछ लंबा हो सकता है, तो कृपया इसको अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ विशेष बातें जैविक खेती शुरू करने के लिए जो बताई जाएंगी आपको, जो कि मेरा अपना अनुभव होगा, वो मैं अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। 6 साल में जो मैंने अनुभव किया है, मैं लगभग 6 साल से जैविक खेती में हूँ और जो कुछ मैंने आपको अपना अनुभव किया है, नुकसान भी मैंने उठाया है और सीखा भी है बाकी काफ़ी कुछ, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैविक खेती में एक सबसे बड़ी बात होती है संयम, पेशेंस। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके अंदर है, धैर्य आपके अंदर है, तो आप ज़रूर ही एक दिन जैविक खेती में सफल हो सकते हैं और एक सफल जैविक किसान बन सकते हैं और काफ़ी कुछ इसके माध्यम से आगे आप कर सकते हैं। तो संयम की बात आती है कि अगर संयम है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, इतना समय आपके पास है, इतना धैर्य आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात है और आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और जिन साथियों के पास इतना न धैर्य है न इतना संयम है कि वो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख पाएँ, तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए जैविक खेती एक बहुत ही कठिन कार्य हो सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैविक खेती एक प्राकृतिक खेती है जिसमें कि हमको अलग से कुछ नहीं डालना है। अभी तक हमने जो केमिकल फार्मिंग करी है उसमें हमने अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ दिया है। जब मर्ज़ी आई हमने यूरिया दे दिया, जब मर्ज़ी आई हमने उसमें डीएपी लगा दिया, जब मर्ज़ी आई हमने कोई भी उसमें केमिकल छिड़क दिया। हमने ये कभी नहीं देखा कि हम उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है। हमने एक शेड्यूल बना रखा है कि इतने समय पे यूरिया देना, इतने समय पे हमने डीएपी देना है। जबकि सबसे बड़ी बात है कि हमको जैविक खेती करने के लिए अलग से कुछ नहीं देना, इन सब चीज़ों की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमारी ज़मीन के अंदर होती हैं और हमारे वातावरण के अंदर होती हैं। खेल सारा होता है माइक्रोब्स का, जीवाणुओं का। वो जीवाणु, वो माइक्रोब्स वातावरण से और ज़मीन के अंदर से स्वतः ही लेकर के प्लांट को देते हैं। प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो जड़ अपने आप से जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे जिंक हो, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है और जितनी ज़रूरत होती है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने आप पौधा अवशोषित कर लेता है ज़मीन से। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर होनी आवश्यक हैं, वो कैसे हों? तो उसका जो हमने जो अपना स्वरूप बिगाड़ लिया है ज़मीन का, जो हमने कह सकते हैं कि जीवाणुओं को मार दिया है या जीवाणुओं को हमने अपनी ज़मीन में से अलग हटा दिया है, बहुत नीचे चले गए हैं, जो पूरी तरह से वो हमारे काम नहीं कर रहे हैं। और उसका मुख्य कारण जो रहा है इन सब बातों का, वो है अत्यधिक केमिकलों का प्रयोग करना, अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करना, अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना, जो कि हमारे जीवाणुओं के लिए वो उपयुक्त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने उत्पादन के लिए या कह सकते हैं कि एक होड़ के ज़रिए अधिक पैदावार हो, अधिक फसल हमारी अच्छी दिखे, उसके लिए हमने इन सब चीज़ों का अभी तक प्रयोग किया है, जो कि ये जैविक खेती में बिल्कुल भी उपयोग की आवश्यकता नहीं है और ना ही हमारे जीवाणुओं के लिए ये एक उपयुक्त वातावरण बनाती हैं। इसीलिए वो वहाँ से हट करके या तो ज़मीन में बहुत नीचे चले जाते हैं या उनमें से कुछ एक ख़त्म भी हो गए हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि हमको उन जीवाणुओं को वापस लाना है, जो नीचे चले गए हैं उनको वापस लाना है, और जो कुछ ख़त्म हो चुके हैं हमको उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित करना भी है। उसको हम
प्राकृतिक तरीके से ही करेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा तरीका होता है उसको लाने का कि हम हर जगह देखते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा है कि हमको अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है ज़मीन की को। और उर्वरा शक्ति हमारी तभी बढ़ सकती है जबकि हमारी ज़मीन का जैविक कार्बन बहुत अच्छा हो, उसका जो पीएच है वो नॉर्मल हो। रासायनिक खादें डाल के हमने इन दोनों ही चीज़ों को डिसबैलेंस किया है। अधिकतर देखने में ये आया है कि जैविक कार्बन घट चुका है और जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा कठोर हो गई है और धीरे धीरे वो ऊसर की तरफ जा रही है, ऊसर बनने की तरफ जा रही है। जो ऊसर ज़मीन होती है उनका जैविक कार्बन बहुत बढ़ा हुआ होता है और उपजाऊ उनकी शक्ति ख़त्म होती है, इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हम नहीं उगा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा तरीका जो है वो हमको कुछ नहीं करना, सब नेचर में है, यही सब कुछ है। हमको उसके अंदर किसी भी प्रकार की सड़ी हुई खाद का प्रयोग हमको वहाँ करना है। किसी भी एनिमल वेस्ट आप ले सकते हैं, गाय का गोबर ले सकते हैं, भैंस का गोबर ले सकते हैं, जो भी आपके पास में है उपयुक्त है वो आप डालिए। और सबसे बड़ी बात, गोबर जो हम अभी तक डालते आए हैं वो हम लोग कच्चा गोबर खेत के अंदर डालते हैं, जो कि हमारे खेत के लिए इतना उपयुक्त नहीं होता है। जो फ़ायदा करता है वो तो करता ही है, उसके साथ साथ वो हमको नुकसान भी दिखाता है। जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस माने जो हमारे शत्रु, हमारी फसल के लिए शत्रु होते हैं। कुछ वायरसेस भी उसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो खरपतवार होता है, उस खरपतवार के बीज भी कच्चे गोबर के अंदर आते हैं और वो हमारी ज़मीन में चले जाते हैं। और जब हमारी फसल उगती है तो उसके साथ साथ वो खरपतवार भी उगता है। और जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही चैलेंजिंग मैटर भी होता है, क्योंकि यहाँ हम किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी खाद, गोबर की खाद है या जो भी हम खाद मैन्योर का हम प्रयोग हम ज़मीन में कर रहे हैं जैविक खेती के रूप में, जैविक खाद के रूप में, वो हमको कच्चा गोबर नहीं डालना है, हमको उसको डिकम्पोज करके ही डालना है। तरीका कुछ भी हो सकता है। और आज के ज़माने में जो आधुनिक खेती है, आधुनिक जैविक खेती जो है, ऑर्गेनिक जो हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे आसान उपाय भी आ गए हैं। जिसमें कि एक आसान उपाय हमारे सामने अभी डिकम्पोजर आया है। तो उस डिकम्पोजर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के गोबर को बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। और ये जो डिकम्पोज करने का जो तरीका है, ये एक कोल्ड प्रोसेस भी आता है, जिसके अंदर की जो गोबर की जो मीथेन गैस है वो ख़त्म होती है। और उसको एकदम बिल्कुल कोल्ड प्रोसेस का मतलब ठंडे तरीके से, गोबर ठंडा होता है। कच्चा गोबर हमेशा गर्म होता है। आप कभी भी देखिए कच्चे गोबर, अगर 1 साल पुराना भी कच्चा गोबर आपके यहाँ स्टोर है, उसमें हाथ डाल के आप देखेंगे तो वो आपको गर्म ही मिलेगा नीचे जाके। और डिकम्पोजर के द्वारा अगर आप उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि 45 से 60 दिन के अंतर्गत, अगर अच्छे ढंग से उसमें डिकम्पोजर डालते हैं और थोड़ी मेहनत करते हैं, तो 45 से 60 दिन के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद जब आप उसको कितना भी अंदर तक आप चेक करके देखिए, वो ठंडा मिलेगा। टेम्परेचर भी उसका आप चेक कर सकते हैं टेम्परेचर मीटर से, तो उसका टेम्परेचर भी बहुत कम आपको मिलेगा। तो सबसे अहम बात है कि आपको कच्चा गोबर इस्तेमाल नहीं करना है, डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज करिए। और जब वो खेत में जाएगा और खेत में वो जो सड़ने का और ज़्यादा काम करेगा, तो वो जो हमारे माइक्रोब्स जो चले गए हैं, जो ज़मीन के अंदर चले गए हैं, जब उनको वहाँ अपना अनुकूल वातावरण मिलना शुरू होगा, उनके अंदर हम लोगों से ज़्यादा समझदारी होती है, पहचानने की क्षमता होती है। वो खुद पहचान जाते हैं कि अब हमारे जो हमारा वातावरण जो हमारे अनुकूल नहीं था, जिस जगह को हम छोड़ करके वहाँ से पलायन कर गए थे, वही जगह अब हमारे अनुकूल होने लगी है। तो वो जैसे कि केचुआ है और बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, वो धीरे धीरे ज़मीन में जो नीचे हैं वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और अपना कार्य शुरू कर देंगे। और पौधे के लिए जितने भी तत्वों की आवश्यकता होती है वो अपने आप ज़मीन में बनाना शुरू कर देंगे और पौधा अपने जड़ के माध्यम से उसको ग्रहण करना शुरू कर देगा। सबसे पहली बात आती है ये। दूसरी, आप जैविक खेती में जितने भी नए लोग जुड़ने वाले हैं, आप अपनी मिट्टी की जांच अवश्य एक बार करा लें। उसमें हमको ये भी पता लग जाएगा कि हमने अभी तक जितने भी उसमें रासायनिक डाला है, उस रासायनिक डालने के बाद हमने किन किन तत्वों को कहाँ कहाँ डिसबैलेंस किया है।
क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हमारी ज़मीन को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है और हम उसमें यूरिया दे रहे हैं। तो रिपोर्ट में हमने ये सामने क्लियर हो जाएगा कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन हमको कितना चाहिए और नाइट्रोजन आज की स्थिति में कितना है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, पीएच कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। और आप देखेंगे कि 1 साल या 1 क्रॉप के बाद जैविक खेती में शुरू करने के बाद फिर आप जब दोबारा उसकी मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम और रिपोर्ट आपके सामने आएगी। बहुत कुछ आपको चेंजेज उस रिपोर्ट के अंदर मिलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से ज़मीन धीरे धीरे अपना बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है उसको दोबारा से पुनः अपने स्वरूप में वापस आना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात पेशेंस की, जो मैंने आप शुरुआत में कही थी, वो दोबारा दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी इसलिए है कि रासायनिक में इस तरह के उत्पाद बाज़ार में बहुत सारे थे कि हम लोग तुरंत डाल करके, उससे ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़मीन का क्या हाल हो रहा, हम सिर्फ क्रॉप ले सकते थे क्षणिक मात्र, लेकिन इसमें आपकी पहले ज़मीन जो कहते हैं जड़ मजबूत होगी, नींव आपकी मजबूत होगी, फिर आपका स्ट्रक्चर ऊपर मजबूत होगा। तो उसके लिए आपको संयम की बहुत आवश्यकता होगी। बहुत सारे सवाल हमारे सामने ये आते हैं, जो लोग 6 महीने से या साल भर से या कुछ दिनों से जैविक खेती में हमारे साथ जुड़े हैं, उनके यही सवाल आते हैं कि साहब हमारी फसल अभी थोड़ी कमज़ोर है। तो इसका कारण यही है कि आप एक बार मिट्टी की जांच करा के देखिए तो सही कि आपको किस सूक्ष्म तत्व की वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसी सूक्ष्म तत्व का आप प्रयोग प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे कि पोटास, मान लो कई जगह देखा गया कि पोटास की तो कमी है और हम पोटास का उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं किसी भी प्रकार से दे पा रहे हैं। तो सारी चीज़ों का आप एक बार मिट्टी की जांच कराएं और फिर आप जैविक खेती की तरफ आने का कार्य करें। और तीसरी बात है, जैविक कार्बन बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये होता है कि आपके खेत का जितना भी वेस्ट है, चाहे वो पराली के रूप में है, चाहे वो गेहूं का जो अवशेष बचता है वो है, खेतों की पत्तियां हैं, उनको जलाना आप आज से ही बंद कर दें। उन सभी चीज़ों को आप खेत के अंदर ही खेत की जुताई करते समय मिट्टी में मिलाएं और फिर उस सारी चीज़ों को, सारे अवशेषों को खेत के अंदर ही डिकम्पोज करें, वहीं सड़ाएं। वो सबसे अच्छा आपका जैविक कार्बन बनाने का स्रोत है और सबसे अच्छा तरीका है आपके अपनी ज़मीन को के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का। तो आज से ही ये संकल्प करें कि जो भी ज़मीन के अवशेष है उनको जलाने का कार्य आप लोग नहीं करेंगे। दूसरा, आप जो भी फसल में जो खरपतवार होता है, उस खरपतवार को हम लोग निराई गुड़ाई के माध्यम से साफ़ करने के बाद उसको हम अपने खेत से बाहर निकाल कर या तो मेड़ पर डाल देते हैं या सड़क पर डाल देते हैं। आप उस काम को भी आप करना बंद कर दीजिए और उस खरपतवार को जो आपने निराई गुड़ाई से निकाला है उसको भी खेत में छोड़ करके वहीं सड़ने दीजिए। तो ये इन सभी चीज़ों से जब ये सड़ते हैं तो इनको खाने के लिए जो हमारे माइक्रोब्स जो हैं वो आएंगे और वो अपना काम दोबारा से अपना काम पर लग जाएंगे और स्टार्ट वो कर देंगे। तो इन सब बातें हैं को ध्यान में रखते हुए आप जैविक खेती को बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत में कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे बीच में एक जो डिकम्पोजर नाम का जो प्रोडक्ट आया है, उस डिकम्पोजर से हमने देखा है और जो हम काफ़ी दिनों से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 6 साल से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और 6 साल में हमने देखा है कि उसके जो वर्जन आए हैं, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने काम किया है। क्योंकि कुछ लोगों ने उसके बारे में एक भ्रम की स्थिति ये भी बनाई हुई थी, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हमने भी देखे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिकम्पोजर का काम करता है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें, वो एक डिकम्पोजर का कार्य नहीं करता। डिकम्पोजर के साथ साथ उसके अन्य कार्य भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स भी हैं जो कि जैविक खेती को सुगम आपको बनाने में आपका बहुत आपका साथ देंगे। वो उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके अंदर है, पोटास फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके अंदर हैं, बहुत सारे फंगीसाइड्स उसके अंदर हैं, सूडोमोनास उसके अंदर है, बहुत सारे उसके अंदर अब जो नया वर्जन आया है उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमारे कीटों से हमारी फसल का बचाव करते हैं। इसीलिए उसका कार्य सिर्फ एक डिकम्पोजर का नहीं है, इसीलिए उसको हम फसलों पे एज ए मैन्योर, एज ए फर्टिलाइज़र भी हम उसको यूज़ करते हैं, पानी में देने का भी काम करते हैं। पानी में जब हम वेस्ट डिकम्पोजर को देते हैं सिंचाई के साथ में,
तो उसके दो फ़ायदे हमको मिलते हैं। जो भी वेस्ट हमने अपना ज़मीन में छोड़ा है उस ज़मीन को तो वो डिकम्पोज करता ही है, साथ में उसके अंदर जो हमारे अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं जैसे एजिटोबैक्टर है, पोटास बैक्टीरिया है और तमाम सारे बैक्टीरिया हैं, वो खेत में जा कर के उस मैन्योर को खाते हैं और उसके द्वारा वो मल्टीप्लाई होते हैं और वहाँ पर जो पौधे के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनकी वो पूर्ति भी करते हैं। और इसी प्रकार से जब हम उसका फोलियर स्प्रे में प्रयोग करते हैं तो वहाँ से भी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति स्प्रे के द्वारा पत्तियों के माध्यम से ज़मीन होती रहती है। ज़मीन में डालते हैं तो वो जड़ों के माध्यम से होती है, स्प्रे के द्वारा डालते हैं तो वो पत्तियों के द्वारा होती रहती है। और जब भी हम फसल लगाते हैं तो जड़ों के माध्यम से कुछ दिन तक जड़ों के माध्यम से पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों से ही अपना भोजन का निर्माण करता है और उसी से आगे वो ग्रोथ करता है। इस नए वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर प्रकाश संश्लेषण जो बैक्टीरिया है, एक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो है वो भी इसके अंदर एडेड है, जिस कारण से हमको फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको करने में बहुत ही मदद मिलती है। कार्बन बैक्टीरिया है जिसका के काम कार्बन फिक्सिंग करने का है, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को काफ़ी कुछ मैंने जानकारी जितना मुझे समझ आया देने की कोशिश भी करी है और आप लोग सफल होंगे इस कार्य को। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को शायद हो सकता है कि मैं आप बताने की जो मैंने कोशिश करी है आपको सीखने को मिलेगा। और अगर कहीं कोई कमी हो और किसी भी प्रकार की कोई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश आप लोगों के सवालों के जवाब देने की करते हैं। और आगे की वीडियो के माध्यम से फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नए जैविक खेती की तरफ आने वाले हैं हमारे साथी, तो उनको कौन कौन सी फसलें स्टार्टिंग में लगाएं जिससे कि उनको नुकसान कम हो और मुनाफे की तरफ वो जाएं। अधिकतर देखने में क्या होता है कि जैविक खेती को इस तरह से लेकर के लोग हमारे किसान साथी आ जाते हैं कि आज हमने जैविक खेती शुरू करी और कल को ही हमको उसका बहुत ज़्यादा दाम मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास एकदम से अर्निंग शुरू हो जाएगी। जबकि ऐसा होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, वो काम भी होगा लेकिन थोड़ा आप धैर्य रखिए। आप बाज़ार में उसका मूल्य भी प्राप्त करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच भी पाएंगे। और मैंने देखा है कि आज प्रोडक्ट को ख़रीदने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते कि आपका एक प्रोडक्ट वाकई आप ये दिखा दें कि वो जैविक है, आपने उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया है, प्राकृतिक रूप से उगाया है और स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके उत्पाद का आने वाला है। जैविक उत्पादों को खरीदने वालों की उनको अंतर महसूस होना चाहिए, तभी आप अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। और उसके लिए आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। जिस प्रकार से कि एक में छोटी सी कहावत, थोड़ा सा वीडियो और बढ़ जाएगा, लेकिन एक साधारण रूप में आपको समझाना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करने के लिए स्टार्टिंग शुरू करते हैं पहली क्लास से लेकर के, और आज इंटरमीडिएट, उसके बाद बीटेक और तमाम तरह की डिग्रियों के लिए हम घूमते हैं, उसके बाद कहीं जा कर के हम नौकरी की तलाश करते हैं और फिर हमको अर्निंग शुरू होती है। तो उस जहाँ हमको इतना धैर्य रखना पड़ता है, इसी प्रकार से हमको जैविक खेती में भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो भी क्रॉप बोई तो उसी क्रॉप से हम एकदम से माला माल हो जाए। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने जैविक खेती की शुरुआत की थी तो पूरी तरह से मैंने केमिकल को बंद किया था। जिस दिन से मैंने केमिकल बंद किया है और जिस दिन से मैंने जैविक खेती शुरू करी है, उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी भी उसके अंदर कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया है। और बीच में मेरा प्रोडक्शन भी गिरा था, लेकिन आज की स्थिति ये है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अपनी फसल भी दिखाई है। गेहूं की ज़बरदस्त फसल है। इससे पहले मैंने धान की ज़बरदस्त फसल ली थी, सब्जियां मैंने ज़बरदस्त करी थी, और सब्जियां का जो टेस्ट था और उसका जो हेल्थ के जो रिगार्डिंग जो उसके फ़ायदे थे वो मैंने खुद भी उसके महसूस करे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप धैर्य के साथ जैविक खेती शुरू कीजिए। और जैविक खेती में उम्मीद करूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि नए जुड़ने वाले साथी बहुत अच्छी तरक्की करें और हमारे साथ जैविक खेती अभियान के अंतर्गत, जहर मुक्त खेती अभियान के अंतर्गत जन जन तक अमृत तुल्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और नए विषय के साथ में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।